रानी ने दोनों के आगे भोजन की थाली परोस दी। राजा महिपाल ने सुल्तान के आगे रखी गई थाली अपनी तरफ सरका ली और अपनी थाली सुल्तान के आगे सरका दी। ये देख राजकुमार सुल्तान को आश्चर्य हुआ, पर वो कुछ नहीं बोला। रानी ने भी जब ये देखा तो वो बोल पड़ी, महाराज, आपने अपनी खाने की थाली सुल्तान के साथ क्यों बदली? आप उसी थाली से भोजन कीजिए जो मैंने आपके लिए लगाई है। रानी की बात सुन राजा बोला, क्यों रानी? मुझे तो इनमें कुछ अंतर नजर नहीं आ रहा, तो क्या फर्क पड़ता है मैं कौन सी थाली से भोजन ग्रहण करूं? रानी फिर से बोल पड़ी, नहीं महाराज, आप अपनी थाली से ही भोजन ग्रहण करें। रानी द्वारा बार बार जिद करने पर राजा ने थाली से भोजन का एक निवाला उठाया और पास ही बैठे अपने पालतू कुत्ते के आगे उसे डाल दिया। कुत्ते ने जैसे ही वो खाना खाया वो तुरंत लौटपोट हो गया। मृत कुत्ते को देख जाड़ पीसकर क्रोधित होते हुए राजा रानी से बोला, बदमाश रांड, क्या मिल जाएगा तुझे इस बालक के प्राण लेकर? राजा की बात सुन रानी का सफेद पड़ चुका चेहरा मारे शर्म के झुक जाता है। सारे माजरे को देख सुल्तान के पैरों नीचे से भी जमीन खिसक जाती है। राजा हाथ जोड़ते हुए उससे कहता है, बेटा, तुम्हारे देश निकाले के 11 वर्ष तो बीत चुके हैं, जो 1 वर्ष शेष बचता है उसे कहीं और जाकर काट लो, तुम्हारा यहाँ अब और रहना ठीक नहीं। सुल्तान सिर झुकाकर अपने पिता की बात मान लेता है। जब वो जाने लगा तब राजा महिपाल ने उसे आधा राज्य और आधी धन संपत्ति देनी चाहिए, पर सुल्तान ने ये कहते हुए मना कर दिया कि नहीं पिताजी, इन सब पर तो फूल भाई का ही हक है और मैं उनके हक को नहीं ले सकता। इतना कहकर सुल्तान अपने पिता के चरण स्पर्श कर उनसे विदाई लेकर चल पड़ता है। राजा महिपाल चुपचाप नम आंखों से सुल्तान को ओझल हो जाने तक देखते रहते हैं। राजमहल छोड़ने के बाद सबसे पहले सुल्तान निहालदे के पास जाता है और कहता है, हे प्रिय, मुझे किसी कारणवश 1 साल के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। 1 साल बाद ठीक तीज के मौके पर लौट आऊंगा और तुम्हें झूला झुलाऊंगा। तब तक मेरा इंतजार करना। अब मुझे चलने की इजाजत दो।